हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस नॉलेज में। दोस्तों, मैं आज के लिए फिर एक नया मज़ेदार टॉपिक, हमेशा की तरह एक नया इंटरेस्टिंग करंट टॉपिक लेकर आया हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पचपदरा रिफाइनरी। दोस्तों, ये रिफाइनरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि राज्य की बहुत बड़ी रिफाइनरी है ये। और ये जो इसका पेट्रोकेमिकल्स है, क्या एरिया रहेगा, क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब ये पूरी होने वाली है, क्या लागत रही इसकी, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि मैंने ऑब्जेक्टिव वाइज इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ इसमें नोट्स डाले हैं। ठीक है, जो आपको यदि आप किसी रीट, किसी एसएससी, पटवारी, जेईएन, स्टेट सर्विस, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने जो ये पॉइंट डाले हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि मैंने जो रिफाइनरी के बारे में जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, उसके अलावा शायद ही कोई क्वेश्चन बचा होगा जो रिफाइनरी से कोई पूछ सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैंने इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने अभी बताया कि जैसे कि इस रिफाइनरी की स्थापना कब हुई, किसने इसकी स्थापना की, कितनी हिस्सेदारी किसकी है। राजस्थान की, दोस्तों मैं बता दूं पहले ही कि राजस्थान की इसमें कुछ हिस्सेदारी है और कुछ एसपीसीएल की हिस्सेदारी है। तो मैंने इस वीडियो में दोनों का एनालिसिस किया है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, इसकी क्षमता क्या रहेगी कि कितने टन मैट्रिक्स और कितने टन मैट्रिक्स इसकी क्षमता रहेगी, कितना पेट्रोकेमिकल आएगा, कहाँ से पेट्रोकेमिकल आएगा, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। दूसरी चीज़, क्या एरिया है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया पे ये रिफाइनरी बनने जा रही है। तो लैंड एरिया की जब मैं बात करूँ तो अवश्य ही बहुत बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है कि रिफाइनरी बहुत बड़ी बनने जा रही है, बहुत ही फेमस रिफाइनरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रोकेमिकल और बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है। जैसा कि सरकार का दावे कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी इसमें मिलने वाली है। कब मिलेगी, कब इसके रिक्रूटमेंट आएंगे, ये दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी चीज़, मैंने एचपीसीएल के बारे में डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि इस रिफाइनरी में एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दोनों का मिला जुला भगत है, मिली भगत है। तो मिली भगत है तो किसकी कितनी भगत है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये सब मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। तेल कहाँ से आएगा, उसके लिए मैंने ऐश्वर्यम कुआं, भाग्यम कुआं और मंगलम कुआं, 3 कुएं हैं जो बाड़मेर के तेल उत्पादक कुओं में की बात करें तो ये मेन कुएं हैं। और इनसे इन्होंने पेट्रोकेमिकल को इससे ही मिलेगा और इससे ही आगे रिफाइनरी का काम चालू होगा। इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या रहेंगे, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जॉब अपॉर्चुनिटी, वो भी मैंने इसमें थोड़ी सी डिस्कस की है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, मतलब HRRL। दोस्तों, HRRL जब आप साइट पे सर्च करोगे तो आपको एक लिंक खुलेगी। ये राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की अलग से इन्होंने लिंक बना रखी है। आप उस पर जाके डिटेल उसका एडवर्टीजमेंट सब देख सकते हैं, क्या किसकी क्या चीज़ें हैं, ये सब आप उस साइट पे जाके देख सकते हैं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की मैं लोकेशन की जब मैं बात करूँ, पहला पॉइंट बना कि कहाँ पे ये बनी हुई है, तो उसकी जब मैं बात करूँ तो पचपदरा, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है पचपदरा, और बेसिकली बोल सके एक तहसील है। ठीक है, पचपदरा, वहाँ पे ये रिफाइनरी बनी हुई है। आपको मैं दिखा दूँ मैप में, ये आप देख सकते हैं कि देखो, उदयपुर, जोधपुर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका जो हरा निशान देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली पचपदरा है और यहीं पे रिफाइनरी बनी हुई है। एक्चुअली ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप के जरिए आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बात करूँ कि एरिया वाइज मैं बात करूँ कि इस रिफाइनरी का कितना क्षेत्रफल है, तो वो 4183 एकड़ भूमि है। बहुत बड़ा एरिया है। 4183 जो एकड़ भूमि होती है, बहुत बड़ा एरिया होती है। तो एक बहुत बड़े एरिया पे ये रिफाइनरी क्या कर रही है, बन रही है। और अभी जो काम है वो अंडर प्रोसेस है। पोजीशन की बात करूँ तो अभी मैंने आपको पूरे मैप के साथ बताया कि पचपदरा, बाड़मेर, राजस्थान में ये बनने जा रही है। परियोजना की लागत की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसा कि गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से मैं यदि लागत की बात करूँ तो 43,129 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दोनों मिलके। मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये एचपीसीएल और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की कंबाइंड इन्वेस्टमेंट से बनने वाली ये रिफाइनरी है। समापन का लक्ष्य देखें तो दोस्तों, इन्होंने 4 वर्ष का समापन ईयर रखा था, 2022 और 2023 में। इन गाइडलाइन यदि देखें गवर्नमेंट की, तो इन्होंने बोला था कि 2022 और 2023 तक, यहाँ लगभग 2023 तक ये कार्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी जो वर्क है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि, जहाँ मैंने देखा है रिफाइनरी को, तो मुझे नहीं लगता कि ये 2022 में पूरा हो जाएगा। लेकिन हाँ, उम्मीद करते हैं कि 2023 तक ये पूरा हो जाए। यदि 2023 तक भी ये पूरा हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप डिग्री विग्री कर लेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। तो जिनकी
2022 या 2023 में बीटेक की जो डिग्री यदि कंप्लीट हो रही है, उनका कॉलेज कंप्लीट हो रहा है, तो उनके लिए उसके बाद में जैसे ही फ्रेशर्स होंगे उनके लिए सुनहरा मौका है। और जो अभी हाल फिलहाल जिन्होंने डिग्री कर रखी है तो उनको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ बहुत ही कम वैकेंसी निकाली थी फ्रेशर्स के लिए। और बाकी जो वैकेंसी निकाली थी वो थोड़े से जिनके पास एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, उनके लिए वैकेंसी निकाली थी। तो अभी फ्रेशर के लिए इन्होंने इवन टाइप जो वैकेंसी निकाली थी वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन हो सकता है कि जब भी ये कंप्लीट हो जाएगी, इसका कार्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में जब पेट्रोकेमिकल और एक्चुअल में जो रिफाइनरी वर्क करना स्टार्ट करेगी, तो हो सकता है कि बहुत बड़ी वैकेंसी जॉब के रूप में आपके सामने आए और आपको एक सुनहरा मौका इसमें काम करने का मिले। तो उम्मीद करते हैं कि 2023 या 2022 में, मुझे नहीं लगता 2022 में हो जाएगी, लेकिन 2023 तक उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट हो जाएगी। रिफाइनरी की क्षमता की जब बात करें तो वो 9 MMTP है। MMTP मतलब मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर। मिलियन मेट्रिक टन, एक साल में 9 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। और इसी क्षमता को मद्देनजर रखते हुए इतना एरिया इन्होंने क्या किया, हायर किया है। और उस हिसाब से बहुत बड़ी रिफाइनरी बनने जा रही है, क्योंकि 9 मेट्रिक मिलियन टन वो कोई कम चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी क्षमता है, मैं कहने का मतलब है। क्योंकि ये राज्य की बहुत बड़ी रिफाइनरी है, और ये कहें कि देश की भी बहुत बड़ी दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पर आने वाली ये रिफाइनरी है। आगे इस वीडियो में मैं बात करूं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एचपीसीएल तीनों दोनों ने मिलके इस रिफाइनरी को मैं शेयर किया है। तो एचपीसीएल के शेयर की जब मैं बात करूं तो 74% है। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया, मैंने अभी वीडियो में बताया कि परियोजना की लागत है 43,129 करोड़। तो 43,129 करोड़ में एचपीसीएल का 74% है। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट इसका 74% होगा, वो इन्वेस्टमेंट कौन करेगी, एचपीसीएल करेगी। तो उसके हिसाब से जो लाभ होगा वो भी एचपीसीएल को ज़्यादा मिलेगा। और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का शेयर की जब मैं बात करूँ तो 26% है। मतलब इन्होंने इसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो शेयरिंग की है ना, वो थोड़ी सी कम की है, जबकि एचपीसीएल ने थोड़ी सी शेयरिंग क्या की है, ज़्यादा की है। तो बाद में जो लाभ और जो फायदे होने वाले हैं वो भी इस शेयरिंग के हिसाब से ही होंगे। तो जितने जितने जिसने जिसका जितना इन्वेस्टमेंट किया उस हिसाब से उसको फायदा मिलेगा, जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया उसको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या की, हिस्सेदारी की बात की। आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं कि लागत तो इन्होंने 26 और 74 डिसाइड कर ली। अब मैं बात करूं कि 15 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1123 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण। कहने का मतलब हुआ कि 15 वर्षों तक 1123 करोड़ रुपए का क्या लगेगा, ब्याज मुक्त ऋण इनको देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मैं 15 वर्ष की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1123 कितना हो गया, 16,845 करोड़ रुपए, जो कि राजस्थान को अपने पे करने पड़ रहे हैं। तो 26% हिस्सेदारी के बदले राज्य की ओर से वित्तीय सहायता कितनी कितनी दी गई इन्होंने, 3738 3,738 करोड़ रुपए, 26% हिस्सेदारी के हिसाब से। क्यों, क्योंकि राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी थी, 26% थी, जबकि उसकी कितनी थी, 74% थी एचपीसीएल की। तो एचपीसीएल की 74% थी और राजस्थान की कितनी, 26%। तो उस हिसाब से थोड़े से पैसे क्या कम है, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी कम है। टोटल में इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करूँ तो 20,573 करोड़ रुपए इनको पे करने पड़ रहे हैं। 16वें वर्ष से अगले 15 वर्षों तक ऋण अदायगी की जब मैं बात करूं तो ये डिटेल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको स्क्रीन पर बताया। आगे मैं इस वीडियो में बात करूं कि मशीनरी, तो मशीनरी की जब दोस्तों, क्योंकि पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बनने जा रही, तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगेगी, रिफाइनरी लग रही है, तो उसमें मशीनरी की भी आवश्यकता होगी। तो इन्होंने एक डेटा तैयार किया कि 30% जो मशीनरी जो इसमें लगेगी वो विदेशी कंपनी निवेश करेगी। यानी जो बाहर की कंपनियां हैं वो जो पेट्रोकेमिकल में लगने वाली मशीनरी को क्या करेगी, लगाएगी, और वो उनका उनको उनको बेनिफिट होगा 30% के हिसाब से। जबकि 70% 70% देखें तो भारत क्या कर रही है, मशीनरी लगा रही है। भारत की ये कंपनी है BHEL, भेल, जिसको भेल बोलते हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये कंपनी क्या कर रही है, ये ऑब्वियसली इनका काम ही मशीनरी और ये सब चीज़ें बनाना होता है। तो ये कंपनी क्या करेगी, 70% मशीनरी क्या करेगी, इसमें रिफाइनरी में लगाएगी, और 30% जो मशीनरी लगेगी वो विदेशी कंपनी क्या करेंगे, विदेशी कंपनियों से वो हायर करेगी इंडिया। उसके बाद में आगे इस वीडियो में मैं बात करूँ तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ तथ्य यहाँ पे निकाले कि यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईएन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एसएससी की या फिर किसी स्टेट सर्विस की, किसी की भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कुछ इसमें पॉइंट इसमें डिस्कस किया कि आप यदि इन पॉइंट को भी याद कर लेंगे तो आपको रिफाइनरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला मैंने ये बताया कि इस परियोजना को IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 28 मिलियन लीटर पानी की उपलब्धता हो रही है। मतलब क्या हुआ कि पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है तो ऑब्वियसली बात है उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और राजस्थान में पसपदरा, और पसपदरा कहाँ पे, बाड़मेर में,
तो आप समझ ही सकते हैं कि पानी की तो बहुत ही समस्या है यहाँ पे। तो जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इंदिरा गांधी का जो नहर का जो निर्माण है वो इंजीनियर कंवर सेन ने किया था। ठीक है। भारत सरकार ने सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक फिरोजपुर में 1952 में 1952 में हरिके बैराज का निर्माण किया था। ठीक है। वहीं से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो शुभारंभ हुआ, श्री गणेश जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हुआ था वो 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। ठीक है। और इसका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी प्रारंभिक रूपरेखा कह सकते हैं या फिर जो डिजाइनिंग कह सकते हैं वो किसने बनाई थी? कंवर सेन ने बनाई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो निर्माता या इंजीनियर कह सकते हैं वो कौन था? कंवर सेन था। और इसका जो श्री गणेश हुआ या शुभारंभ क्या हुआ इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, वो 31 मार्च 1958 को हुआ। किसने किया? तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। तो ये आप नोट करके भी अलग से लिख सकते हैं। दूसरी चीज मैं आईजीएनपी के बारे में बताऊं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी उसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। तो पहले उसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात 3 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। ठीक है। तो ये मैंने कुछ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताया। एक दो पॉइंट और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में बताऊं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को सतलज व्यास के संगम हरिके बैराज, सतलज और व्यास जो दो नदियां हैं उसके संगम पर एक हरिके बैराज बनाया और वहीं से इसको क्या किया गया? निकाला गया। इस नदी जो नहर को पंजाब और हरियाणा में बहने वाली जो ये नदियां हैं उसी से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को क्या किया? निकाला गया। और दूसरी चीज़ है कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है उसके दो भाग है, एक तो राजस्थान फीडर है और दूसरा उसका भाग क्या है? मुख्य नहर है। ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर की यदि मैं कुल लंबाई की बात करूं तो 749 है, 649 किलोमीटर, 749 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई है। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में हो गया। बस पॉइंट आ गया था कि इंदिरा गांधी नहर से 28 मिलियन लीटर पर डे पानी की उपलब्ध हो रही है, तो मैंने इंदिरा गांधी नहर के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। दूसरे पॉइंट की जब मैं बात करूं रिफाइनरी से रिलेटेड, तो राजस्थान भारत का 15वां राज्य है जहां रिफाइनरी लगेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान भारत का 15वां राज्य है जहां रिफाइनरी लगेगी। ये भारत की 26वीं रिफाइनरी है। जो ये पचपदरा रिफाइनरी है वो भारत की कौन सी है? 26वीं रिफाइनरी है। और इसकी 21.5 करोड़ टन क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग क्षमता है। मतलब इसमें जो पेट्रोकेमिकल्स आ रहे हैं, मैंने अभी बताया कि बाड़मेर में जो मंगला कुआं है, भाग्यम कुआं है, ठीक है, ऐश्वर्या कुआं है, तो वहाँ से जो पेट्रोकेमिकल्स जो आ रहे हैं उसकी वजह से इसमें कुछ प्रोसेस होगा और प्रोसेस की जो क्षमता है, प्रोसेसिंग जो क्षमता है इस रिफाइनरी की वो 21.5 करोड़ टन क्रूड ऑयल की क्षमता है। ठीक है। आगे इस वीडियो में यदि मैं बात करूं तो वर्ष 2016-17 तक एचपीसीएल का लक्ष्य अपनी सभी रिफाइनरियों की कुल क्षमता 42 मिलियन टन करना है। एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है उनका दोनों का क्या है? कंबाइंड ये रिफाइनरी है। और एचपीसीएल जो कंपनी है उसका खुद का एक टारगेट है कि मुझे जो रिफाइनरी है, जितने भी उसके अंदर जो रिफाइनरी बनी है उनकी क्षमता को 42 मिलियन टन करना है। तो ऑब्वियसली बात है जो पचपदरा रिफाइनरी वो भी इसके अंडर आ रही है, तो इसकी भी क्षमता को ये 42 मिलियन टन करने जा रहा है और ये इसका लक्ष्य है। तो अभी तो हाल फिलहाल जो इतना मैंने बताया कि 9 मिलियन मैट्रिक टन के हिसाब से जो मैंने अभी बताया क्षमता वही होगा, लेकिन बाद में इसकी क्या है? लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य कब पूरा होगा ये तो नहीं बताया, लेकिन उनका लक्ष्य है कि मुझे इसको 42 मिलियन टन करना है। दूसरी चीज मैं बात करूं, सातवां पॉइंट, कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2018 की राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ किया। तो 16 जनवरी 2018 को राजस्थान रिफाइनरी जो है इसका शुभारंभ किया। तो ये आपको डेट किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। राज्य के 15 जिलों में 1.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में तेल के भंडार फैले हुए हैं। ऑब्वियसली बात है कि इतना तेल भंडार जब बाड़मेर जिले में है तभी तो ये रिफाइनरी उन्होंने यहाँ पे पोजीशन पे लगाई, नहीं तो फिर पोजीशन जहाँ पे क्योंकि कभी भी जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं तो पहले उनको बेसिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, और बेसिक मटेरियल जहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो वहाँ पे वो क्या करता है, कोई भी रिफाइनरी कोई भी फैक्ट्री तभी लगती है जब उसको बेसिक मटेरियल आसपास के इलाकों से नज़दीकी से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वहाँ पे उसकी उपलब्धता फ्यूचर्स की डिमांड को पूरी कर सके, उसके हिसाब से भी ये क्या होती है? रिफाइनरी डिसाइड होती है। तो ऑब्वियसली बात है कि बाड़मेर में अब इन्होंने एक सर्वे किया जिसमें 1.5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में तेल भंडार फैले हुए हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया? पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी को पचपदरा में क्या किया? लॉन्च किया, और वहीं पे वो क्या हो रही? बन रही है। तो कुछ जब भी डिजाइनिंग होती है उससे पहले कुछ चीज़ें उनको डेटा रहता है, उन डेटा के आधार पर ही वो लोकेशन को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं।
अब मैं इस रिफाइनरी का ओवरव्यू बताऊं कि कैसी रहेगी ये रिफाइनरी। तो कुछ जो अंडर प्रोसेस है, अभी तो लाइक पूरी नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पोस्ट वहाँ से खींचे हैं और वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा थोड़ा, क्योंकि अभी पूरी नहीं बनी है, थोड़ी थोड़ी बन रही है, तो कैसे बन रही है मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो ये दोस्तों मैंने अभी हाल फिलहाल जितनी बन रही है उस हिसाब से मैंने ये फ़ोटो आपको दिखाया। इसके प्रोसेस की जब मैं बात करूँ तो पहले ये बात कर लेता हूँ कि मैंने अभी बताया कि जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है, जेवीए पूछ सकता है कि जेवीए मतलब जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि राजस्थान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एचपीसीएल दोनों ने कुछ शेयरिंग की है। 26% राजस्थान की है और 74% तुम्हारी क्या है, एचपीसीएल की है। तो उस हिसाब से उसी को क्या बोला है, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है। जो यहाँ पे दो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खड़ी है और तुम्हारे एचपीसीएल के जो चेयरमैन है वो सब खड़े हैं, और वो क्या कर रहे हैं, इन एग्रीमेंट को क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको फोटो दिखाया। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ कि कैसे कितना एरिया, जो मैंने अभी बहुत बड़ा एरिया फिगर दिया था, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि मैंने एरिया का फिगर अभी आपको बताया कि 4183 4183 एकड़ भूमि पे ये बनने जा रहा है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे ये रिफाइनरी बनने जा रही है। मैंने पहले फ़ोटो खींचा था जब ये रिफाइनरी बनने, अभी एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ था, उस समय ये थोड़ा साफ़ सफाई का काम चल रहा था, उस समय मैंने ये फ़ोटो खींचा है। आगे मैं प्रोसेस टू की बात करूँ तो यहाँ पे बुलडोजर हैं, कुछ ट्रैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, कुछ एम्बैंकमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लेन एरिया कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो राजस्थान में थोड़ा सूखा इलाका है, झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत हैं। तो उन्होंने जो लोकेशन डिसाइड की है उसको साफ़ कर रहे हैं और उसको प्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ एम्बैंकमेंट बना रहे हो, क्योंकि अभी अंडर प्रोसेस है तो कुछ पता नहीं लग रहा। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ तो इन्होंने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कभी भी कोई भी जो रिफाइनरी हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, जब भी फैक्ट्री या रिफाइनरी लगती है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद से क्या करनी पड़ती है, रोड सड़क जो भी निर्माण करना होता है वो खुद से करना पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट और जो कंपनी होती है उनका क्या रहता है, आपस में शेयरिंग रहती है। तो ये चीज़ें जो रोड बन रही है ये उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनरी के पास तो है नहीं। तो हो सकता है कि बाड़मेर के किसी पोजीशन में, जैसे अभी मैंने बताया मंगलम भाग्यम जो कुएं हैं, तो वहाँ से जो पेट्रोकेमिकल्स है उनका क्या होगा, आवागमन होगा। तो आवागमन, मटेरियल के आवागमन के लिए ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ये कुछ हैवी मशीनरी भी मैंने अभी बताया कि कुछ जो तुम्हारा भेल कंपनी है वो हैवी मशीनरी बना रही है। तो ये मशीनरी के आवागमन के लिए पहले से इन्होंने क्या बनानी पड़ती है, रोड बनानी पड़ती है, तभी तो मटेरियल आएगा और तभी क्या बनेगी, तुम्हारी काम चालू होगा। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा मरुस्थलीय इलाका है, तो कच्चा रास्ता है, तो कच्चा रास्ता है तो हैवी मशीनरी जो हैवी मटेरियल है वो आ नहीं सकते, तो इनको पहले रोड बनानी पड़ती है, उसके बाद में तुम्हारा क्या होगा, काम चालू होगा। तो ये प्रोसेस तरीके में बात कर रहा हूँ। ये इन्होंने क्या किया है, कुछ रेनफोर्समेंट आप देख रहे होंगे, तो इतना बड़ा एरिया जिसमें कुछ रेनफोर्समेंट है, हो सकता है कुछ बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी उनके पास मैप वेप होंगे, लेकिन अभी अपन बात करें तो अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा सा बनने जा रहा है, जिसका कुछ फाउंडेशन वाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। आगे मैं बात करूं तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें भी रेनफोर्समेंट और कुछ फाउंडेशन का कार्य चल रहा है। आगे ये इन्होंने क्या एक मतलब किसी भी रिफाइनरी या किसी भी फैक्ट्री की सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, एक चारों तरफ वॉल बनाते हैं, और यही वॉल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। चारों तरफ पूरे एरिया के चारों तरफ क्या बनेगी, वॉल बनेगी। कुछ किसी का आवागमन, किसी का ट्रांसपोर्ट या कोई चोरी वोरी, तो पूरी सेफ्टी होनी चाहिए ना किसी भी रिफाइनरी की या किसी फैक्ट्री की, तो उस हिसाब से क्या बनाते हैं, चारों तरफ एक सुरक्षा वॉल बना रही है, जो ये कार्य चल रहा है। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे हैवी मशीन, यहाँ पे मैंने जो भी बताया था कि पहले रोड का काम चल रहा था, अब बंद गया। क्यों? क्योंकि इन व्हीकल्स को, ये जो बड़े बड़े जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, बड़े बड़े व्हीकल्स और बड़े बड़े क्रेन, कुछ तुम्हारी जेसीबीज, तो ये सब चीज़ें इनके आवागमन के लिए पहले इन्होंने रोड ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम तैयार किया, उसके बाद में ये जो बड़े बड़े जो यंत्र लगे हुए हैं ये रिफाइनरी को बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये कुछ झलक है हमारी रिफाइनरी की, आप देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ स्टील कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, इसको देख के लग रहा है कि कुछ स्टील का कुछ हो सकता है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो। आगे मैं देखता हूँ तो मैंने अभी बताया कि अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, बस अंडर प्रोसेस है। तो यही मैं शो कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा काम क्या है, अंडर प्रोसेस है। अब मैं बताऊँ कि इस परियोजना के लाभ क्या है, क्यों ये परियोजना को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, अपने को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, बाकी लाभ हो ना हो, सरकार को लाभ हो ना हो, देश को लाभ हो ना हो, बस अपने को क्या होनी चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए।
जो युवा लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनका तो यही मोटिव रहता है, ठीक है। तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी से मतलब है। दूसरी चीज़ तो उनको मिलेगी, यदि इतनी बड़ी रिफाइनरी बन रही है जिसमें इतने पेट्रोकेमिकल, इतना एरिया बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल्स, जो तुम्हारे पेट्रोकेमिकल्स जो ब्रांचेस हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि कोई भी ये जो सारा काम होगा वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, कोई दूसरा बंदा तो नहीं कर सकता, कोई जो बीएससी कर रखा है। तो ऑब्वियसली बात है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। शिक्षा और विकास और कौशल, इनका तो विकास होगा ही। अर्जित करने की क्षमता में बढ़ोतरी, देश की बढ़ोतरी होगी, राज्य की बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक संसाधनों का जो उचित नियोजन होगा। ऑब्वियसली बात है कि राजस्थान में बाड़मेर में देखें तो तेल के तो बहुत भंडार है, लेकिन पेट्रोकेमिकल को अपने को डीजल, पेट्रोल सब में अलग अलग डिवीजन होगा, तब विभाजित होगा, तभी तो उसका यूज हो पाएगा। अपने पास बेसिक मटेरियल है लेकिन अपन उसका यूज़ नहीं कर पाते, तो उसके लिए यदि बेसिक मटेरियल को यूज करने की क्षमता यदि हमारे पास है, तो इसका मतलब पेट्रोल और डीजल के भावों में भी थोड़ी सी कमी जरूर होगी। प्रदेश का आर्थिक विकास तो होना ही है, क्योंकि इतनी बड़ी रिफाइनरी है। जो डीजल पेट्रोल के भाव हैं, हो सकता है कि उनमें भी कुछ कमी हो। दूसरी चीज़ मैं इसके लाभ की बात करूँ तो जीवन स्तर में सुधार होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लग जाएंगे, मार्केट बड़ा होने लग जाएगा, क्योंकि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ऑब्वियसली बात है उस शहर का विकास तो होता है। पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित अन्य उद्योग, जो लोग छोटे मोटे जो लघु उद्योग हैं, प्लास्टिक, फाइबर, रबर, अन्य उद्योग जो हैं, उनका भी विकास होगा, क्योंकि बड़ी कंपनी के साथ छोटी कंपनी तो ऑब्वियसली बात है उनका विकास तो साथ साथ में होता रहता है। रिफाइनरी वेस्ट पेटकोट, ऑब्वियसली बात है कि पेट्रोकेमिकल से, तो पेट्रोकेमिकल से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे, उन वेस्ट प्रोडक्ट से 270 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का भी इनका एक परियोजना बनाई जा रही है, कि उनका जो वेस्ट निकलेगा उसको क्या करेंगे, तो उसको इन्होंने बिजली के रूप में क्या किया, यूज किया, कि उससे हम क्या बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। तो 270 मेगावाट की ये क्या कर रहे हैं, बिजली उत्पादन करने की ये सोच रहे हैं। सड़क और संचार नेटवर्क में विकास होगा, ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशंस नेटवर्क तो बढ़ेंगे, क्योंकि रिफाइनरी के लिए जब उधर से कंपनियां इधर इधर आवागमन होगा तो उनके नेटवर्क, उनको नेटवर्क चाहिए, तो उनको नेटवर्क चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है उस नेटवर्क का हम भी इस्तेमाल करेंगे और हमारे लिए भी वो नेटवर्क क्या होगा, फायदेमंद होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, हो सकता है कि कुछ मैंने डिस्कस, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है, मैंने कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट छूट भी गया होगा, लेकिन मैंने ब्रीफली बताऊं तो मैंने रिफाइनरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और जीएस नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।